हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एफआर का रिव्यू जैन 2021 एग्जामिनेशन का दोस्तों ध्यान से सुनना। अभी तक का आईसीआई का मोस्ट टेक्निकल एंड कॉन्सेप्चुअल पेपर, असली पेपर तो अब स्टार्ट हुए हैं दोस्तों आने। अभी तक तो मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19 एंड नवंबर 2020 के क्वेश्चन पेपर्स तो दोस्तों आपसे सोल्व हो जाने वाले थे, लेकिन असली पेपर इसने अभी पूछ लिया दोस्तों। एंड जैन 21 में ही क्यों पूछा मुझे समझ से बाहर है। मई 21 में भी पूछ सकता था ऐसा पेपर, क्योंकि जैसा नवंबर 20 का पेपर था दोस्तों बहुत ही आसान था, सारे के सारे क्वेश्चन हमारे आईसीआई के थे। लेकिन जैन 2021 में दोस्तों आईसीआई ने उल्टी आपकी फिरकी ले ली। आज फिरकी ले ली, बहुत ही टेक्निकल बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पेपर है दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट पर काम चलने वाला है, अब रटने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, अब कॉन्सेप्चुअली काम चलने वाला है दोस्तों। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट। मैं हमेशा अपनी जो भी मेरी वीडियोस हैं, कोई भी मेरा इंटरव्यू है, एक ही बात बोलता हूं कि भाई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी केस। एंड दोस्तों ये पेपर बहुत ही टेक्निकल है। जब मैंने भी इसको पढ़ा एक बार तो मेरे भी होश उड़ गए कि क्या क्या बात है, कि क्या सवाल पूछ रहा है दोस्तों। मैंने स्केड्यूल थर्ड की एक वीडियो अपलोड की थी, स्केड्यूल थर्ड की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। मैंने कहा कि पूछ सकता है दोस्तों स्केड्यूल थर्ड के ऊपर भी क्या अच्छे अच्छे कंप्लीट सवाल नहीं पूछा, लेकिन ये पूछा है कैसे इसका कैसे होगा डिस्क्लोज, इसको करो प्रेजेंट, कैसे करोगे प्रेजेंट। दोस्तों कंप्लीट पेपर पढ़ते हैं आपके सामने, ध्यान से लेना। मैं सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन फटाफट आपको ओवरव्यू दूंगा क्वेश्चंस का। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 16 पेजेस, मैक्सिमम मार्क्स 100। 6 क्वेश्चन है दोस्तों, 3 घंटे का टाइम है, कोई एक क्वेश्चन करना है दोस्तों। ये मैंने इस पेपर का पूरा एनालिसिस तैयार कर दिया है दोस्तों। अगर ये चाहिए आपको मिल जाएगा, मेरी चैनल है लव एफआर विद कार्तिक, यहां पर टेलीग्राम के अंदर आपको मिल जाएगा ये पूरा एनालिसिस, देख सकते हैं। न्यू क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन दोस्तों, भरमार है न्यू क्वेश्चंस की, कोई सेम क्वेश्चंस नहीं पूछा है इसने। चलिए दोस्तों पहला पार्ट करते हैं सोल्व। 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन पूछा है इंडियस 110 से कंसोलिडेशन से दोस्तों। क्या बोलता है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 ए लिमिटेड एक्वायर्ड 80% एक्वायर किया है क्या शेयर कैपिटल। दिस इज एन क्वेश्चन ऑफ कंसोलिडेशन, क्योंकि उसने क्या एक्वायर किए हैं, शेयर्स एक्वायर किए हैं। मतलब दोस्तों एनसी हो जाएगा 20% के ऊपर। ऑन एक्विजिशन डेट, जब एक्वायर किया, कब किया, साल की शुरुआत के अंदर जब इसने एक्वायर किया, द शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ एस लिमिटेड एज 5,125। मतलब कि नेट असेट कौन सी, बुक वैल्यू ऑफ नेट असेट कितने थे, 5,01,25। ए लिमिटेड जो कंसिडरेशन पे करने वाली है, क्या अगर ए ने 80% शेयर परचेज किए एस के, तो उसने उसके बदले में क्या दिया, एक उसने दिया दोस्तों 10 लाख रुपीस का कैश कंसिडरेशन। तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट का। एडिशनली ए लिमिटेड इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर, उसके खुद के इक्विटी शेयर भी उसने इशू कर दिए एट 1 रुपीज पर शेयर एट अ करंट मार्केट वैल्यू ऑफ 1.80। हमको तो दोस्तों ये लेनी है 1.80, क्योंकि आज की मार्केट वैल्यू कितनी है 1.80। मतलब ए ने 2 लाख के इक्विटी शेयर जिसकी वैल्यू ये थी, ये इशू कर दिए किसको, एस लिमिटेड को। ओके दोस्तों, ठीक है सर, ओके। इट वाज, ये भी आपकी पार्ट हो जाएगा 2 लाख इंटू 1.8 आपकी परचेज कंसिडरेशन का, मतलब आपने उसके लिए इतना पैसा पे किया। ओके दोस्तों, it was also agreed that A Limited would pay a further sum of 5 lakh after 3 years। मतलब 3 साल के बाद वो 5 लाख रुपए पे करेगी। ए लिमिटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। दोस्तों एज पर इंडियस आपको पता है दिस इज कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन, ये कंसिडरेशन है जो आपको 3 साल बाद पे करनी है, आज पे नहीं करनी। कब पे करनी है, 3 साल बाद पे करनी है। तो 3 साल बाद की आज की हमारी जो पीवी निकलेगी, जो यहां से फैक्टर से निकल के आएगी, वो भी आपको अपनी कंसिडरेशन के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। द शेयर्स एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय ए लिमिटेड। जो शेयर्स हैं, ध्यान रखना, जो शेयर्स हैं एंड जो डेफर्ड कंसिडरेशन है उसने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। ध्यान से पढ़ना, द शेयर्स एंड डेफर्ड कंसिडरेशन हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय ए लिमिटेड। मतलब दोस्तों ये बात साफ हो गई, ये बात साफ हो गई कि उसने देखो, ध्यान से देखो,
उसने कैश वाला तो इंक्लूड कर लिया अपनी जब उसने तैयार की बुक्स, लेकिन दोस्तों ना ही उसने इक्विटी शेयर वाला किया, ना ही इसने डेफर्ड कंसिडर वाला पे किया। ओके दोस्तों, अब ये बैलेंस शीट कब की दे दी इसने? 31 मार्च 2019 की। कौन सी बैलेंस शीट है? स्टैंड अलोन। हमको कौन सी बनानी है? कंसोलिडेटेड। कब किया? 1 अप्रैल 17 को दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ये मजे की बात है दोस्तों। कब किया? 1 अप्रैल 17 को। और बैलेंस शीट कब की दे रहा है? 31 मार्च 19 की। क्या बात है, देखते हैं दोस्तों। पीपी है, रिजर्व एंड सरप्लस है, R&D है, फर्दर इंफॉर्मेशन। ओके, क्या बात है, मजा है भाई, ये तो सही है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, समझ गया। अब इस क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या है, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में दोस्तों करना क्या है, एक्वायर कब किया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 1 अप्रैल 2017 को। एक्वायर कब किया? 1 अप्रैल 2017 को। बैलेंस शीट कब की थी? 31 मार्च 2019 की। कब की थी? देखो दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कि देखो ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक होगा। एक्वायर कब किया? 1 अप्रैल 2017 को। ओके दोस्तों, एंड हमको जो बैलेंस शीट दी है दोस्तों वो कब की दी है? 31 मार्च 19 की। 31 मार्च 19 की, 19 की दोस्तों। तो मतलब दोस्तों ये बात हो चुकी है 2 इयर्स। 2 इयर्स, 2 साल आ गए। एक 1 अप्रैल से 31 मार्च 18, एक 31 मार्च 18 से 31 मार्च 19। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप ध्यान देखना दोस्तों, डेट ऑफ एक्विजिशन कब की है? देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, डेट ऑफ एक्विजिशन कब की है? 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल 2017। चेंजेस कितने साल का चेंज हुआ? 2 इयर्स का। यहां आ गई 31 मार्च 19। अब यहां पे लिखते हैं नेट असेट कितने हैं दोस्तों। आ जाओ दोस्तों फटाफट फ्रेंड्स आओ। नेट असेट कितने हैं दोस्तों? नेट असेट इसने दिया हुआ है दोस्तों, पहले दे दिया। रिजर्व दे दिए एस लिमिटेड के जो थे 5 लाख एंड 1,25,000। शेयर कैपिटल थी 5 लाख एंड 1,25,000। यहां दोस्तों हम लिख लेते हैं दोस्तों, यहां पे लिखते हैं दोस्तों हम शेयर कैपिटल कितनी? 5 लाख। यहां आ गए आपके रिजर्व कितने? 1,25। एक्विजिशन डेट पर दिए हुए हैं दोस्तों आपको। ओके दोस्तों, ठीक है, डन सर, डन 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 डन। अब आ जाओ, अब आते हैं चेंजेस पे दोस्तों। दोस्तों चेंज कितना हुआ है ये देखो, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इन लैक्स, इन थाउजेंड्स। ओके, इन थाउजेंड्स दोस्तों, इन सबको भी 3 जीरो लगा दो भाई आगे आगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, रिटेन्ड अर्निंग 1 अप्रैल को कितनी थी? 1,25। 31 मार्च 19 को कितनी है? 3 लाख। 3 लाख मतलब चेंज कितना है इन दोनों में? कैलकुलेटर उठाओ दोस्तों मेरे साथ। 3 लाख माइनस 1,25, ये आया दोस्तों 1,75,000 का चेंज। ये दोस्तों चेंज आया 1,75,000 का चेंज। ये सेम है दोस्तों कि शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, ये आया 1,75,000 का चेंज। ठीक है दोस्तों, अब एक बात बताओ दोस्तों, ठीक है ये तो हमने कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी दोस्तों, ये हमने कर दिया, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। अब ये देखो, जब एक्वायर किया द फेयर वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड प्लांट एंड मशीनरी एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 2 लाख। एक्सीडेड इट्स बुक वैल्यू बाय 2 लाख, 2 लाख रुपए से एक्सीड कर गई थी। मतलब कि किसकी वैल्यू? प्लांट की, एस लिमिटेड की। मतलब दोस्तों यहां पे आपको हो गया था रिवैल्यूएशन 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब एक बात बताओ, प्लांट की जो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है? 5 साल
बची है 2 लाख, मतलब 2 लाख 5 साल का डेप्रिसिएशन। अब ये 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 19, 2 साल, मतलब 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा, 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस किया जाएगा। ओके दोस्तों, लिखो 2 लाख डिवाइड बाय 5, 1 साल का इंटू 2, 80,000 रुपए यहाँ पे दोस्तों माइनस भी किया जाएगा डेप्रिसिएशन का। समझ आ रही है दोस्तों का नहीं आ रही? आ रही है ना, बहुत बढ़िया दोस्तों। द कंसोलिडेटेड गुडविल, जो दोस्तों गुडविल आएगी, कौन सा हम ये जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंपेयर हो गई 258 से, एंड द ए लिमिटेड ग्रुप, आपको पता है दोस्तों एनसीआई है उसका 20% है, उसने उसको फेयर वैल्यू मेथड पे मेजर किया। मतलब फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? फुल गुडविल मेथड, मतलब जो ये 258 की गुडविल आई है इसका 20%, इसका 20% मतलब 258 इंटू 20%, 51,600 दोस्तों ये एनसीआई की वैल्यू में से माइनस किया जाएगा। समझे दोस्तों, समझे? और ये 380 आ रही है दोस्तों डेट ऑफ एक्वाजिशन पे, जो 380 आ रही है, तो ये है दोस्तों कोई टैक्स का इंपैक्ट नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, सबसे मेन बात जो क्वेश्चन में ध्यान रखनी है कि इसने अपनी स्टैंड अलोन बैलेंस शीट के अंदर ना तो शेयर का अभी तक रिकॉर्ड किए हैं, शेयर भी इसने रिकॉर्ड नहीं किए, तो शेयर्स की भी एंट्री पास करनी पड़ेगी इसको। इसने ना तो भी शेयर्स रिकॉर्ड किए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसकी? कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन। जो इसने कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन रिकॉर्ड नहीं किया उसकी 2 ईयर्स की फाइनेंस कॉस्ट आएगी दोस्तों, ध्यान रखना। उसकी 2 साल की फाइनेंस कॉस्ट किसको? उसकी 2 साल की फाइनेंस कॉस्ट अपना ए आर ई से माइनस कर देगा, उसकी 2 साल की फाइनेंस कॉस्ट ए आर ई से माइनस कर देगा। और जो मार्केट वैल्यू थी 1.80 की और वैल्यू थी 1 रुपए की, इन दोनों का डिफरेंस 0.80 का सिक्योरिटी जो प्रीमियम है वो दोस्तों यहां पर लेके जाएगा अपनी अदर इक्विटी के अंदर। बाकी जो गुडविल आएगी, जो नॉर्मल चलता है हमारा प्रोसेस, वही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसने 1000 ही रिकॉर्ड की हुई है कैश वाली, इसके अंदर दोस्तों 1000 भी आ जाएगा। आपके ने जो इक्विटी शेयर की है वो भी आ जाएंगी। कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की स्टार्टिंग में आएगी पीवी प्लस एनसीआई 380 का माइनस 100% क्या नेट एसेट जो यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं टोटल के टोटल दोस्तों। जो गुडविल आएगी उसमें से समझ गए ना। उसके बाद पोस्ट का जो 2 साल का प्रॉफिट है, आधा उसमें, लेकिन जब हम अकाउंट्स बनाएंगे दोस्तों कंसोल वाले, तो उसमें ध्यान रखना एक ही बैलेंस शीट के अंदर आपको एक तो 2 साल की कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन भी वो रिकॉर्ड करनी है, एंड उसमें क्या होगा 2 साल की कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन दोस्तों यहाँ पे आपकी यहाँ पे आ जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी, जो भी आपको लगता है, जो उसका बनेगा हमारा प्रोविजन। तो दोस्तों ऐसे ऐसे करके ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। होपफुली दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, इसमें 2 साल का इंपैक्ट है, 1 साल का इंपैक्ट नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, ये होगा क्वेश्चन हमारा सोल्व। ओके दोस्तों, ठीक है, डन सर। दोस्तों समझ आया ना? फटाफट हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। बी पार्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, इंडियस 1 का सवाल है दोस्तों, इंडियस 1 दोस्तों, दिस इज नॉट एन इजी वन, मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, इजी नहीं है दोस्तों, दिस इज कॉन्सेप्चुअल 1, आपको अपडेट शीट मिल जाएगी। दिस इज कॉन्सेप्चुअली 1, आसान नहीं है दोस्तों, अच्छा सवाल है। इंडियस 1 नया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली 1 है दोस्तों, बहुत ही आसान है। लॉन्ग टर्म लोन लिया जनवरी 19 को, जो कि क्या बोलता है भाई, कुछ फाइनेंशियल कॉन्वेंट्स है उसके ऊपर बेसिस है लॉन्ग टर्म लोन। कहते हैं उसका एक कॉन्वेंट है, कंडीशन है, कहता है कि जो लोन, जब तक लोन है हमारे पास, कब लिया? जनवरी 19 को। डेट इक्विटी रेशियो आपको 65 to 35 की रेशियो में मेंटेन करनी है। डेट इक्विटी रेशियो दोस्तों आपको 65 and 35 की रेशियो में मेंटेन करनी है एट ऑल टाइम। डेट इक्विटी रेशियो दोस्तों आपको 65 to 35 की जो आएगी रेशियो उसमें मेंटेन करनी है। इन केस ऑफ breach of this convent, in case of breach of this convent, the loan will be repayment immediately। अगर कुछ breach हुआ, लोन हम इमीडिएटली रिपेबल करेंगे, ये बन जाएगा रिपेबल ऑन डिमांड। अगर कुछ ब्रीच हो गई और लोन बन गया रिपेबल ऑन हमारा डिमांड, दैट मींस कि ये हमारी क्या बन जाएगी? करंट लायबिलिटी बन जाएगी। और लोन एग्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई हर साल के जो क्वार्टर है ना, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर हम चेक करेंगे एंड बैंक को 1 मंथ के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देंगे। इफ द कॉन्वेंट्स आर, अगर कॉन्वेंट्स अब तोड़ दिए गए, लोन इमीडिएटली रिपेबल हो जाएगा। एंटिटी कब बंद करती है? 31 मार्च को। हमको बतानी है हाउ द लोन विल क्लासिफाई ऑन 31 मार्च। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के एंड में एंटिटी ए डिटरमाइंस दैट इट इज नॉट इन ब्रीच ऑफ एनी कॉन्वेंट। अभी तक नहीं ब्रीच किया तो ठीक है, दिस इज नॉन करंट लायबिलिटी। ओके दोस्तों, सेकंड पार्ट,
31 दिसंबर क्वार्टर है दोस्तों, हमारा जो रिपोर्टिंग पीरियड है वो है 31 मार्च। 31 दिसंबर क्वार्टर की बात कर रहा है। एंटिटी एओ भाई साहब कितनी होनी चाहिए थी, 65 to 35, ब्रीच कर दिया 31 दिसंबर को, क्या बन गई 75 to 25। देखो ब्रीच द कॉन्वेंट्स, खत्म कर दी, ब्रीच कर दी। हाउएवर इट ऑब्टेन अ वेवर फ्रॉम अ बैंक, बैंक से छूट ले आया। द टर्म्स ऑफ वेवर स्पेसिफाइड डेट, अगर एंटिटी ने जो ये गलती की है ये वाली अगर ठीक कर दी 12 मंथ के अंदर फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट, ये डेट नहीं रिपोर्टिंग डेट, अगर ये डेट होती दोस्तों तो बन जाती करंट लायबिलिटी, लेकिन फ्रॉम द रिपोर्टिंग डेट कहता बैंक पैसा नहीं मांगेगा आपसे अगर आप गलती ठीक कर दोगे। आपको पता है कि एक्सेप्शन थी, अगर रिपोर्टिंग क्या एक्सेप्शन थी कि भाई अगर बैंक ने आपको बोल दिया कि किसी ने बोल दिया कि भाई एटलीस्ट 12 मंथ आपको मिलते हैं उस गलती को ठीक करने के लिए, एंड सामने वाला बंदा आपसे पैसा नहीं मांगता, तो भाई वो बन जाती है आपकी नॉन करंट लायबिलिटी। तो ये एनसीएल बन जाएगी, नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड पार्ट दोस्तों, कंसीडरिंग द सेम फैक्ट इन टू, बात सारी सेम है लेकिन अब एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग द वेवर क्लोज, आपको बैंक से वेवर क्लोज नहीं मिला, मतलब कि गलती हो गई, गलती को ठीक करने की अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्या आंसर होएगा, करंट लायबिलिटी बन जाएगा दोस्तों। तो ये था 5 नंबर का, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, बड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर ऐसी जाओगे दोस्तों नहीं बनने वाला, आपका सिस्टम चेंज हो रहा है, इंडिया चेंज हो रहा है, दिस इज कॉन्सेप्चुअल वर्ड ऑफ एफआर। खतरनाक पेपर है दोस्तों, सेकंड का है दोस्तों, क्या बात है दोस्तों, शानदार पेपर है, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। 8 नंबर का पूछा है, इंडिया 10 का सवाल है दोस्तों, इंडिया 10 का सवाल है, बड़े फटाफट सोल्व करा रहा हूं। क्या बोलता है भाई इसमें ना, एक एच लिमिटेड कंस्ट्रक्टेड वेयर हाउस, कितने का 10 लाख का, क्वेश्चन को 2 बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। कब, 2015 के अंदर। इट फर्स्ट बिकेम अवेलेबल फॉर यूज बाय एच लिमिटेड ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ यूज होना। आपको पता है कि एज पर इंडिया 16 डेप्रिसिएशन कब होता है अलाउ, व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज, नॉट पुट टू यूज। तो 1 जनवरी 2016 से हमारा चार्ज स्टार्ट हो जाएगा। ऑन 29 जनवरी 2020, 29 जनवरी को, मतलब ये 16 चल रही है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, क्या शानदार सवाल पूछ रहा है भाई। ये चल रही है 2016, अब ये बात कर रहा है 29 जनवरी 2020 की, लगभग 4 साल के बाद, क्या बात है। एच लिमिटेड डिस्कवर डेट, क्या देखता है भाई, उसका वेयर हाउस डैमेज हो गया। फरवरी 2020 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन है उसने बोला कि कोई फॉल्ट है इसके अंदर, तब ये जो कंस्ट्रक्शन है वो खराब हो गई। अब ये कब लगता है पता, जब 27 तारीख को हैवी रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल हो जाती है दोस्तों। द डिस्कवरी ऑफ द फॉल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, की भाई ये फॉल्ट मिल गया, आज उसका लॉस बुक कर लो। क्यों, क्योंकि एज पर इंडिया 10 इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, अगर हमें कोई लिखता है कि कोई चीज एग्जिस्टेंस के अंदर पहले से है तो भाई उसको एडजस्टिंग इवेंट मान के आज ही एडजस्ट कर दो, क्योंकि ये कभी भी फेयर वैल्यू से काम नहीं हो रहा, कुछ फॉल्ट था, कुछ था डिफॉल्ट, तभी हमको उसका लॉस आज ही बुक करना पड़ेगा इंपेयरमेंट का। उसने अपनी 31 को ही एसेस कर ली, कब, 31 दिसंबर को इसका क्या है, रिपोर्टिंग पीरियड है। 19 कब परचेज करी, 1 अप्रैल 16 को। भाई देखो वेयर हाउस कब हुआ, 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट हो गया, कितनी कॉस्ट थी, 10 लाख रुपीस। अब 31 दिसंबर 2019 आ गई, 1 जनवरी 16 से 31 दिसंबर 17 18 19, 3 साल का डेप्रिसिएशन भाई साहब। कब किया, कहता एस्टिमेट वैल्यू 6 लाख है, क्या, रिकवरेबल अमाउंट, मतलब कैरिंग अमाउंट अभी चेक करनी है, हमें नहीं पता लगा। फर्दर मोर एच लिमिटेड रीअसेस द यूजफुल लाइफ ऑफ इट्स वेयर हाउस एट 20 ईयर्स, कहता भाई मेरी जो वैल्यू है वेयर हाउस की लाइफ है वो 20 साल है, फ्रॉम द डेट दैट इज एट रेडी फॉर यूज, जब हमने परचेज किया, मतलब 1 जनवरी 2016 से इसकी वैल्यू आज 20 लाख है, मतलब आज के टाइम इसकी जो रिमेनिंग लाइफ है कौन सी, आपकी रिवाइज वाली, वो है 17 ईयर, लेकिन फोल्ड से पहले इसकी वैल्यू 30 साल थी और उसकी आरवी थी 0 एंड स्ट्रेट लाइन था मेथड का डेप्रिसिएशन। भाई देखो 10 लाख डिवाइड बाय 30 इंटू 3 साल का डेप्रिसिएशन, ये बन जाएगा 1 लाख रुपया दोस्तों, ये बन जाएगा लगभग 1 लाख रुपया। मेरे पास कैलकुलेटर है दोस्तों, करते हैं दोस्तों, 10 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 30, दिस इज
1 लाख रुपीज, तो मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी आ गई 9 लाख, रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 6 लाख, तो भाई 3 लाख का इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो जाएगा, खत्म फटैक। और ये एडजस्टिंग इवेंट है। ओके दोस्तों, तो आइए समझ दोस्तों आपको, क्योंकि दोस्तों समझ आनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। ओके ठीक है, कहता भाई जब वेयर हाउस के अंदर क्या था, इन्वेंट्री था पड़ा, वेयर हाउस के अंदर क्या था, क्या पड़ा था, स्टॉक पड़ा था। जब बारिश हुई तो जो अपना वेयर हाउस था वो लीक हो गया, बारिश हुई तो अंदर का जो इन्वेंट्री था वो भी खराब हो गया, वो अनसेलेबल हो गया, हमारा पूरा इन्वेंट्री डैमेज हो गया जो हमारे हाथ में था। एच लिमिटेड हैज नॉट इंश्योर्ड, कोई भी चीज हमने इंश्योर्ड नहीं कराई थी, कोई भी चीज हमने इंश्योर्ड नहीं थी। एच अकाउंट्स फॉर पीपी अंडर द कॉस्ट मॉडल अपने बनते हैं 31 दिसंबर को, एंड भाई बोर्ड करता है प्रूव 28 फरवरी को, उससे पहले हमारा काम हो चुका है दोस्तों। एंट्री बनानी है दोस्तों, एंट्री ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी, टैक्स इंपैक्ट छोड़ देना। डिस्कस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, भाई इसमें डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट आएंगी, बहुत बड़ी बात है। क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आएंगी कि हमको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि हमारी ये, हमारा पहले कुछ नहीं था लेकिन बाद में क्या हुआ, इफेक्ट आ गए, स्ट्रक्चर्ड दिक्कत हो गई, तो हमको आज ही उसका लॉस बुक करना पड़ गया, आज ही उसका लॉस बुक करना हो गया, हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज के अंदर। दोस्तों थर्ड चीज क्या है, कहता अगर क्या आपका आंसर होता डिफरेंट, अगर कोई फॉल्ट नहीं मिलता, हमारा आंसर तब ये होता कि इट इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। हम उसको फिर सिर्फ क्या करते बुक्स में, हम करते ओनली डिस्क्लोज, हम उसका इफेक्ट कंसीडर नहीं करते। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, समझ आ गया दोस्तों, ठीक है। 12वां अगला सवाल है इंडिया 115 का दोस्तों, इंडिया 115 का नया क्वेश्चन, टॉप क्लास क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों शानदार सवाल है दोस्तों, बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब कि दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं खुद बोल रहा हूं कि मैं रॉन्ग हो सकता हूं, मैं रॉन्ग हो सकता हूं, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि इसने भाई कंफ्यूजिंग है ये वाला पॉइंट, इसमें ये वाला पॉइंट दोस्तों बहुत कंफ्यूजिंग है, ये वाला पॉइंट दोस्तों ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इसमें फाइनेंसिंग जो हमारा है टॉपिक, फाइनेंशियल अरेंजमेंट का, वो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। क्योंकि फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में एक बोलते हैं कि अगर वो लेस देन 12 मंथ है तो आपको एप्लीकेबल नहीं करना, लेस देन 12 मंथ है तो आपको एप्लीकेबल नहीं करना। ओके दोस्तों, देखो एक कंपनी है भाई जो करती है क्या, बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर मशीन्स का, एंड सेल भी जो सेल भी करती है प्रोवाइड। मतलब दो काम हो गए भाई इस कंपनी के, एक कंपनी के दो काम हो गए दोस्तों। 115 का सवाल है, अच्छा सवाल है। एक कंपनी है दोस्तों, वो करती क्या है, बिजनेस। किसका बिजनेस करती है दोस्तों, ये करती है दोस्तों इंजीनियरिंग मशीन का, इंजीनियर मशीन इंस्टॉलेशन का। ओके ठीक है, एंड सेल सर्विसेज का, सेल सर्विसेज का कंप्लीट, अभी तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि दोस्तों कंप्लीट सॉल्यूशंस के लिए टाइम चाहिए, 3-4-5 घंटे की वीडियो चाहिए, अभी हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं है। मैं ऊपर से बता रहा हूं, द कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर अनिक टू सप्लाई एंड इंस्टॉल अ मशीनरी नेम पीआई ऑन 1 अप्रैल 18। कब किया भाई, 1 अप्रैल 18। एंड जो सर्विस सेल आफ्टर सेल सर्विस देती है, वो देती है, एक फर्स्ट सर्विस देती है वो 30 सितंबर 18 को, सेकंड देती है 1 अप्रैल 19 को। मतलब दोस्तों ये सारा तामझोल एक साल में ही हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल 18 से 1 अप्रैल 19 तक ये सारा तामझाम एक साल तक ही हो रहा है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द मशीन टू ए लिमिटेड वाज 1,60,000। जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की मशीन की वो 1,60,000 है। ओके ठीक है, इफ इट इज पॉसिबल फॉर अ कस्टमर टू परचेज बोथ द मशीन, भाई ठीक है, वो कहता है कि हमारे पास ये भी अवेलेबल है कि आप जो हम जो इंजीनियर करते हैं तैयार मशीन, वो भी परचेज कर लो, एंड हम जो उसके बाद सेल सर्विस देते हैं वो भी परचेज कर लो। एक साथ आप परचेज कर सकते हो एंड सेपरेटली भी ले सकते हो। मतलब कि ऑब्लिगेशन अगर सेपरेटली सोल्व हो गई, मतलब ये कंपनी की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 3 हो गई। 3 क्या, एक तो इंजीनियर मशीन, सेकंड क्या फर्स्ट सर्विस, थर्ड क्या सेकंड सर्विस। तो ये हमारी जो टोटल ट्रांजैक्शन कॉस्ट है 4 लाख की, इन 3 पे जो स्टैंडर्ड प्राइस है वहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी। और ये क्या बोलता है दोस्तों, द रेट फॉर द 1 ईयर जो है क्रेडिट वो है 5% पर 6 मंथ। क्यों 5% क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसलिए 5% लिया है इसने क्योंकि इसकी फर्स्ट जो है सर्विस वो आ रही है 30
सितंबर 18 को, और अगली आ रही है 1 अप्रैल 2019 को। तो इसने जानबूझ के 5% दिया है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आज इसकी कॉस्ट थी 2 लाख और तू 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ आप मुझे पैसा देना 230, तो मतलब क्या बोलता है 30,000 का आपका फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, तो ये आपकी इंटरेस्ट इनकम हो जाएगी अगर मुझे 230 मिलने वाला है, और जो बंदा पे करेगा उसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएंगे एज पर इंडिया 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो इसलिए इसने ये पॉइंट लिखा है। ओके दोस्तों, एज पर द एक्सपीरियंस, पेपर कितना साफ है ना दोस्तों। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख दिया नाम इंस्टीट्यूट तेरा। क्या बात है। एज पर द एक्सपीरियंस द सर्विसिंग ऑफ द मशीन मॉडल PI सोल्ड टू मिस्टर अनिक, भाई 30,000 रुपए कॉस्ट करेगी ए को पहली सर्विस, एंड दूसरी 50,000 रुपए, एंड उस जो मशीन थी उसकी कॉस्ट कितनी थी 1,60,000। ओके, अज्यूम एक्चुअली कॉस्ट इक्वल, जितनी एक्चुअल कॉस्ट थी उतनी ही एक्सपेक्टेड कॉस्ट थी, मतलब 30,000 50,000 160 एक्चुअली थी। When A Limited provide machine services to customer in a separate transaction, it earns a margin on 50% cost। मतलब कि मार्जिन करती है, मतलब 30,000 वाली वो देती है 60,000 में, एंड 50 वाली देती है 1 लाख के अंदर। ओके, एंड दोस्तों सेलिंग प्राइस, स्टैंड अलोन प्राइस कितना था 251,927, 251,927 रुपए था प्राइस। क्या बोलते हैं भाई, कंपनी बोलती हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब एक बात सुनो दोस्तों, मेन पॉइंट आज का मुद्दा, क्या मुद्दा है। Mr. Anik is contractually obliged to pay A Limited 4 लाख on 1 अप्रैल 19। पैसा कब देगा 1 अप्रैल 19 को देगा। पैसा कब देगा 1 अप्रैल 19 को देगा। कॉन्ट्रैक्ट एंटर कब किया 1 अप्रैल 18 को। किसका? मशीनरी परचेज का। फर्स्ट जो सर्विस मिली कब मिली 30 सितंबर 18 को। सेकंड सर्विस कब मिली 1 अप्रैल 19 को। भाई साहब ये बात आगे मजे की, क्योंकि जो ये प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना दोस्तों 5%, अब ये यूज हो जाएगा, अब ये यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको 4 लाख रुपए कब पे करने हैं, आपको 4 लाख रुपए कब पे करने हैं दोस्तों, आपको पे करने हैं 1 अप्रैल 19 को। एंड जो आपकी सेकंड थी सर्विस, इसकी 1 लाख रुपए तो आप कॉस्ट वैसे ही माइनस कर दो, वैसे नहीं आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? जो एलोकेशन होगा ट्रांजैक्शन प्राइस का। कैसे एलोकेट कैसे होगा दोस्तों, इसने क्या पूछा है भाई, सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। भाई 3 कंपोनेंट है भाई, ये तो आपको पता लग गया, मशीन सर्विस 1 सर्विस 2। अमाउंट ऑफ रिवेन्यू, भाई अमाउंट ऑफ रिवेन्यू देखो ऐसी करनी पड़ेगी 251, तो उसकी क्या है स्टैंड अलोन कैश प्राइस है, स्टैंड अलोन कैश प्राइस है 251 ये हो जाएगी, 60,000 ये, एंड 1 लाख रुपया वो, उन तीनों का जो आएगा उस पे आपकी रिवेन्यू एलोकेट हो जाएंगी पूरी की पूरी। अगर कुछ फाइनेंसिंग भी अरेंज करना है वो भी आपको आज ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, थोड़ा सा एम्बिगुअस क्वेश्चन है तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं ये चीजें, एंट्री बतानी है कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री तो हो ही जाएंगी भाई। एंड ड्राफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट शोइंग हाउ द रेवेन्यू कुड बी प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे बिकेंगी, कैसे शोएंगी, कैसे शोएंगी दोस्तों, जो भी आपकी रिवेन्यू आ रही होंगी वो आपकी जो भी आपकी आ रही होंगी रिवेन्यू दोस्तों, आपको सामने वाले से रिवेन्यू लेनी है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट असेट बन जाएंगी, आपकी कॉन्ट्रैक्ट असेट बन जाएंगी, आपने सामने वाले से रिवेन्यू परचेज करनी है, एंड जो भी रिवेन्यू आएगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ जो आपका P&L है वहां पे बुक हो जाएंगी दोस्तों। ये चीजें हैं दोस्तों पूरी की पूरी सेकंड क्वेश्चन की, काफी अच्छा है, काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों। थर्ड है दोस्तों, अच्छा सवाल है, इंडियस 116 का क्या बोलता है। थर्ड है, Coops Limited availed a machine on lease from Ferrari Limited. The terms and condition of the lease are as follows. टर्म्स एंड कंडीशन क्या है दोस्तों आपके सामने है। लीज पीरियड कितने साल का है 3 साल का। कॉस्टिंग कितनी है 8 लाख। मशीन की टोटल लाइफ कितनी है 5 साल। मशीन रिवर्ट बैक टू फरारी ऑन टर्मिनेशन ऑफ लीज, वापस मिल जाएगी उस बंदे को। द अनगारंटीड आरवी इज एस्टिमेटेड एट 50,000 एट द एंड ऑफ 3rd ईयर। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल वो इक्वल दे रहा है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। IRR कितनी है 10%। PV ऑफ 1 रुपी ड्यू 3rd ईयर एट इतनी, एन्युटी कितनी है इतनी। भाई इसमें यही नहीं बताया होगा हमने पैसा कितना पे किया हर साल, कैलकुलेट करना पड़ेगा।
पहले तो ये बताओ ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, पहले ये बताओ ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि क्योंकि हमको इसमें क्या निकालनी है, हमको निकालनी है अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम दोस्तों, अगर फाइनेंस लीज है, हमको नहीं पता कि उसने पैसा कितना पे किया। ये क्या बोलता है कि फेयर वैल्यू बन जाएगी कॉस्ट ऑफ द मशीन। फेयर वैल्यू कितनी बन जाएगी 8 लाख, क्यों? क्योंकि उसकी वो कॉस्ट है। अब एक बात बताओ, इसमें से माइनस कर दो यूजीआरवी अनगारंटीड, आज की वैल्यू पीवी कितनी है भाई, बात सुनो कितनी है 50,000। 3 साल का फैक्टर क्या है दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर है 0.7513, करो कैलकुलेट। 50,000 इंटू 0.7513 ये बन जाएगी 37,565। ओके 37,565 करो माइनस 1 लाख माइनस 37,565 ये बन गई 762,435। मतलब पीवी ऑफ लीज पेमेंट, पीवी ऑफ लीज पेमेंट। अब एक बात बताओ, हर साल कितनी कितनी पे की, क्योंकि क्या बोलता है इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, हमने हर साल इक्वल पे किया है दोस्तों, हमने हर साल इक्वल पे किया है। तो भाई अब एक बात बताओ दोस्तों, ये कितनी बन गई 762,435, मतलब कि ये पीवी बन गई कैश, ये पीवी बन गई आज की पीवी बन गई, हमने जो लीज पेमेंट करी है। अब इसका एन्युटी फैक्टर कितना है दोस्तों, एन्युटी फैक्टर है दोस्तों 2.4868, 2.4868 करो उसको डिवाइड, 2.4868 ये आ गई दोस्तों 306,593 अप्रोक्सीमेटली। दिस इज मतलब एनुअल, हमने हर साल पे की है। अब एक बात बताओ, ये बन गई पीवी ऑफ लीज पेमेंट एंड उसकी लाइफ कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है मशीन की 8 लाख। तो टोटल कितना शेयर बना 762,435 डिवाइड बाय 8 लाख %, ये बन गया 95% दोस्तों। दैट मीन्स क्या है, इसका मेन पोर्शन तो आज ही कंप्लीट हो गया, मतलब ये फाइनेंस लीज है, मतलब दिस इज अ फाइनेंस लीज। अब ये बन गई। अब आपको क्या निकालनी है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। दोस्तों बहुत सिंपल है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालना। अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या बोलता है, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या बोलता है दोस्तों, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम एक ही बात बोलता है कि आपने क्या बोलता है, जो आपने क्या की है इन्वेस्टमेंट इन लीज, कितनी 306,593 दोस्तों, कितनी किया दोस्तों 306,593, कितने साल की है दोस्तों 3 साल। क्या ग्रोस इन्वेस्टमेंट इन लीज प्लस 50,000 आपको मिलने वाली है वैल्यू ऑफ 3 साल के बाद। तो लिखो 306,593 इंटू 3 प्लस 50,000, ये आ गई दोस्तों 969,779, 969,779 एंड आज की आपकी वैल्यू कितनी है 8 लाख रुपीज। तो ये आ गई आपकी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, ये आ गई आपकी दोस्तों अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम 169,779 अप्रोक्सीमेटली दोस्तों। ये दोस्तों आएगी आपकी अनअर्न्ड फाइनेंसिंग इनकम। दोस्तों आई समझ दोस्तों, आपको दोस्तों आई समझ, ये आपकी आ जाएगी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम दोस्तों, ऐसे कैलकुलेट की जाएगी। ओके दोस्तों, ठीक है सो इतना समझ आ गया हमको। ओके दोस्तों ऐसे हो जाएगा कैलकुलेट, ठीक है चलो। चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों, सुपर साउंड हमारा लिमिटेड है, जो सुपर साउंड लिमिटेड हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है ट्रांजेक्शंस की हैं। सबसे पहले तो भाई पूछो क्या पूछा है सवाल के अंदर, और कुछ नहीं, सवाल में क्या पूछा है भाई, स्केड्यूल पूछ लिया। ए स्केड्यूल शोइंग द इंटेंजिबल सेक्शन इन द सुपर साउंड लिमिटेड बैलेंस शीट 31 मार्च 20 का, एंड स्केड्यूल शोइंग द रिलेटेड एक्सपेंडिचर P&L भी पूछ लिया। ओके आपको पता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है कोई बात नहीं। कहता 1 अप्रैल 19 को सुपर साउंड ने परचेज कर लिया नेट असेट ऑफ म्यूजिक लिमिटेड फॉर 13,20,000 की। फेयर वैल्यू कितनी थी नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की 10 लाख, मतलब कि आपने दो चीज 10 लाख रुपीस की थी, आपने उसको 13,20,000 रुपए दे दिए। ठीक है
Super Limited is of Sound Limited is of view that due to popularity of music limited product the life of Goodwill is 10 साल 10 years की लाइफ है उस गुडविल की जो आपने परचेज किया म्यूजिक लिमिटेड से। अब गुडविल कितनी बची 3,20,000 रुपए 10 लाख है। इंडिया 38 साफ साफ बोलता है गुडविल कभी एमोटाइज नहीं हो सकती, कभी एमोटाइज नहीं हो सकती, तो उसका कंटेंशन गलत है। आपको बैलेंस शीट में शो करना है। आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर गुडविल की शेड्यूल 3 सेकंड आपका जो है डिवीजन उसमें बैलेंस शीट के वो फेस में आएगा 3,20,000, वो बैलेंस शीट के फेस में लेके जाएगा 3 लाख रुपए 20,000 खत्म हो गया। ओके दोस्तों, फर्स्ट पार्ट ऐसे था। अगला कहता भाई सुपर साउंड ने किया क्या, परचेज कर लिया क्या फ्रेंचाइजी राइट अरमान टीवी को 80 लाख रुपए के 80 लाख है ना, एंड एनुअल फी कहता 2% और देगा। दोस्तों साफ साफ सी बात है, ये 2% है ना जो भी आपका होगा आने वाले जो आपके होंगे प्रॉफिट्स के अंदर, ये आपका पूरा खर्चा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। 80 लाख आपके बन जाएंगे इंटेंजिबल असेट, और ये आपके जितने हैं भाई लाइफ है 5 साल की। ठीक है ठीक है भाई, एक मिनट, ओके 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 फॉर द रिमेनिंग 3 ईयर ऑन आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो 5 साल लाइफ है, तो 80 का 5 इयर्स का ये है 4 मई 19, ध्यान रखना डेट है 4 मई 19 का। आपको जितना एमोटाइजेशन बनता है उतना एमोटाइजेशन एक्सपायर हो जाएगा, मतलब आपको पूरे साल का एमोटाइज नहीं करना। 4 मई 19 को परचेज किया है, 4 मई 19 से 31 मार्च तक का एमोटाइजेशन सिर्फ 80 लाख पे आएगा और ये आपकी बैलेंस शीट में आ जाएगा। और जो एमोटाइज आएगा आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा एमोटाइजेशन के अंदर, और ये 2% की जो ये फीस है जो ये 10 लाख पे है जो उसको देगा, ये भी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। ओके दोस्तों, ठीक है। एंड 4 जुलाई 19 को भाई कॉपीराइट ले लिया। कॉपीराइट क्या इंटेंजिबल असेट है, कहता फाइनेंशियल ईयर 19-20 को आपको 2.5 लाख रुपए लग गए लीगल कॉस्ट को कि हम पेटेंट को करा सकें रजिस्टर्ड, एंड 7 लाख रुपए और लग गए। 7 लाख रुपए क्यों लग गए, किसी और का कॉपीराइट था भाई, हमको उस कॉपीराइट को छुड़ाने के लिए 7 लाख रुपए लग गए। क्या ये खर्चा कैपिटलाइज हो जाएगा दोस्तों, मेरा ओपिनियन है, ऐसे कुछ और हो सकता है लेकिन मेरे ओपिनियन में ये खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए। ये आपका इंटेंजिबल असेट का पार्ट बनेगा, क्योंकि इस खर्चे के बिना जब तक आप ये खर्चा अप्लाई नहीं करते तब तक आप कॉपीराइट को क्लेम नहीं कर सकते थे। तो जो ये खर्चा इसकी कॉस्ट को आज की जो कंडीशन है उस पर लेके आने के लिए शामिल हो गया, तो कितना कैपिटलाइज होएगा 2.5 + 7 9.5 लाख रुपया, और 10 साल की लाइफ है दोस्तों, तो उस साल अमोर्टाइजेशन हो जाएगी। अब ये कब परचेज किया है 4 जुलाई 19 को, तो भैया आप मान के चलना 4 जुलाई 19 से 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या बोल रहा है भाई, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, अमोर्टाइज ऑल द इंटेंजिबल एसेट स्ट्रेट लाइन मेथड मैक्सिमम पीरियड। ओके, जो भी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये आ जाएंगे आपका खत्म हो जाएगा। अब आता है सी पार्ट ऑपरेटिंग सेगमेंट का दोस्तों। सेगमेंट का इंडिया 108 का सवाल है दोस्तों, बात सुनना। इंटर सेगमेंट सेल है, एक्सटर्नल सेल है, मुझे नहीं, मैंने अभी इसको कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन ध्यान रखना ये प्रॉफिट एंड लॉस है। इसको आप सेपरेट लेना, इसको सेपरेट लेना, जो ज्यादा फिगर है उसको इससे कैलकुलेट करना। टोटल असेट है देख लेना 10% का कहां हो रहा है फॉल आपका, और ध्यान रखना एक्सटर्नल सेल टोटल सेल के 75% भी होनी चाहिए। जो नहीं, अगर कुछ कम है तो एक आधा सेगमेंट ऐड कर देना, इसमें से हो जाएगा। हैवी गुड्स नीड टू हाउ मेनी रिपोर्टेबल सेगमेंट, आपको एडवाइस करना है, सारी चेक कर लेना। फिर सबसे मेन बात आती है सेल वाला भी, और ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है दोस्तों, इसमें देख लेना कोई भी अगर एक सेटिस्फाई कर गया तब भी हो जाएगा, अगर ये कर गया 10% वाला बन जाएगा, ये कर गया तब भी बन जाएगा, इनमें से कोई कर गया तब भी बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ओके दोस्तों, ये सी पार्ट भी हो गया आपका। अब आता है फोर्थ का ए पार्ट भाई, दिस इज सेम स्टडी मैट क्वेश्चन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का दोस्तों, सेम क्वेश्चन है फोर्थ का ए पार्ट आईसीआई का टेस्ट ऑफ नॉलेज का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ फिगर ही चेंज है, अच्छी बात है। चलो कुछ तो सेम दिया भाई, कुछ तो सेम दे दिया, अच्छी बात है दोस्तों, ठीक है, सेम चीज है दोस्तों, थोड़ा सा चेंज किया हुआ इंटरेस्ट मैं नहीं करा रहा, ये सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ओके, ठीक है सर। अब बी पार्ट आ गया दोस्तों, बी पार्ट एक और नया क्वेश्चन दोस्तों, कभी सोचा था सीएसआर पढ़ के जाएंगे लेकिन उसका जो एप्लीकेबिलिटी क्या है वो नहीं पढ़ के जाएंगे, तो क्या बनेगा, यही लिखा हुआ है इसने, सनशाइन लिमिटेड है कंपनी है जो सीम टू बी, कहता सीम, यहां भी लिखता है सीम, भाई ओ भाई क्यों लिख रहा है सीम, क्यों हमको टेंशन दे रहा है, इतना बड़ा पेपर है कैसे सोल्व करेंगे, कोई नहीं, कहता सीम्स टू बी कवर अंडर द एम्बिट ऑफ सीएसआर रूल्स, लगता है कि कवर हो जाएगी भाई।
कंट्रीब्यूशन कितना दिया है? 40,000 पर मंथ दिया है। 2 अडॉप्शन फैमिली का, ठीक है भाई। एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटेड फाइनेंशियल पिछले साल का कितना है? 1,80,00,000, 1,80,00,000। अब नोट करना, कंपनी ने द कंपनी कमेंस्ड कमर्शियल एक्टिविटी ओनली ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द इमीडिएट प्रोसीडिंग। कहता भाई पिछले साल ही कंपनी बनी है, नई कंपनी है भाई। जो अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट कौन भाई? जो जैसे मैं, ठीक है ना, मैं कंपनी का अकाउंटेंट, मैं बोलता हूं कि भाई सीएसआर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि भाई 1 साल ही तो है अभी को, अभी 1 साल की छोटी बच्ची अभी नहीं होगा एप्लीकेबल। एंड अगर कहता हो भी जाता है एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल हो भी जाता है, ही वांट टू कैरी फॉरवर्ड द एक्सेस अमाउंट, जो हमने एक्सेस किया उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता है भाई। पहली बात सुन लो, सीएसआर के अंदर तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी नेटवर्थ हो जाएगी 500 करोड़, सेल हो जाएगी 1000 एंड प्रॉफिट 5 करोड़ फॉर द इमीडिएटेड प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। 5 करोड़ की लिमिट आई कितनी है? 1.80 करोड़। तो भाई सीएसआर एप्लीकेबल नहीं हो सकता, पहले केस में नहीं हो सकता, सीएसआर इज नॉट एप्लीकेबल। एंड लेकिन अगर एप्लीकेबल हो जाता तो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं ले सकते थे। दोस्तों इसमें 2 आंसर आएंगे। एक बात है कि एप्लीकेबल नहीं है, जो अकाउंटेंट का कंटेंशन है वो सही है, लेकिन अगर अकाउंटेंट ये सोच रहा है कि अगर वो एप्लीकेबल हो गए तो अपना खर्चा कैरी फॉरवर्ड कर जाएगा, तो ये नहीं हो सकता दोस्तों, ये नहीं हो सकता। ओके दोस्तों, अब आता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। भाई मैंने बोला था कि इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पढ़ के जाना, जो मेरा केजे मॉक टेस्ट था मैंने वहां पे भी क्वेश्चन दिया था। इंटीग्रेटेड क्या इट इज इंपॉर्टेंट, क्या बोला है कि एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट इज अ नेसेसरी। नहीं भाई, ये एक्स्ट्रा रिपोर्ट है, कोई नेसेसरी नहीं है। प्राइमरी फॉर द प्राइवेट कंपनी, नहीं भाई, कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। एन इंटीग्रेटेड रिपोर्ट शुड रिपोर्ट ओनली पॉजिटिव मटेरियल में, नहीं सर, इंटीग्रेट में कुछ भी डाल सकते हो। ए रिपोर्ट prepared as required by local law containing a management commentary or other report that provide context to cancel the purpose of reporting। दोस्तों इसका मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने ये चैप्टर इतने अच्छे से नहीं पढ़ा है, बट मुझे लगता है कि यस ये हो सकती हैं। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला है 5th का ए पार्ट, शेयर बेस्ड पेमेंट का सेम सवाल है दोस्तों, लिखा हुआ है यहाँ पे 5th का ए पार्ट शेयर बेस्ड पेमेंट का एक सेम सवाल है, जस्ट फिगर चेंज है दोस्तों। लेकिन एक चीज में एक बात है एम्बिगुअस वाली, इसमें एक बात है एम्बिगुअस वाली क्या बात दोस्तों? ये क्या बोलता है कि बेनिफिट सेटल इन कैश, बेनिफिट सेटल इन कैश, बेनिफिट इन कैश, कहता बेनिफिट कैश में होगा सेटल। अगर बेनिफिट कैश में सेटल हो गया मतलब ये शेयर एप्रिसिएशन राइट्स हैं, तो भाई इनकी फेयर वैल्यू हमको 3 साल की देनी कंपलसरी थी। यहाँ पे कोई नहीं दी हुई वैल्यू 3 सालों की फेयर वैल्यू, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐसे कुछ, क्या पता मेरी गलती हो, लेकिन क्या पता यहाँ पे कैश ना हो दोस्तों। तो इसको आपको नॉर्मल सोल्व करना है, जैसे 5th का ए में सोल्व किया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी दोस्तों आपकी ये मॉडिफिकेशन है इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू की, आपको सेपरेटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो P&L वहां पे बुक हो जाएगी। ओके दोस्तों, ठीक है, बाकी सेम क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों। 5th का सी, इस क्वेश्चन ने दोस्तों मेरा दिमाग खराब कर दिया। सर सेम क्वेश्चन है स्टडी मैट का, आप फिर भी लिख रहे हो नया क्वेश्चन है, आप फिर भी लिख रहे हो नहीं, वाई? बिकॉज दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट था कि जो गुडविल है उस पर कभी डेफर्ड टैक्स नहीं बनता, जो गुडविल है उस पर कभी डेफर्ड टैक्स नहीं बनता, माना दोस्तों नहीं बनता, ठीक है नहीं बनता। लेकिन क्या बोलता, अगर गुडविल आपकी टैक्स के लिए है डिडक्टेबल तो डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। लेकिन इसने क्या लिखा है दोस्तों, देखिए क्या लिखा है, गुडविल इज डिडक्टेबल एट परमिसिबल एक्सपेंसेस अंडर द एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ। भाई कहता गुडविल की आप डिडक्शन ले लो, जो गुडविल आई है ले लो। भाई मैं ले तो लूंगा, लेकिन कंपनी एक्ट के अंदर डेफर्ड टैक्स कैसे तैयार करूंगा? देखो फॉर एग्जांपल, अब मुझे समझ नहीं आया कि क्यों दिया भाई ये वाला पॉइंट, मैं कंफ्यूज हूं भाई, मेरा दिमाग फट चुका है, क्यों दिया? देखो हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया, आपको पता है गुडविल तभी आ सकती है जब आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में हैं, इन द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, इन द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट। ओके, बिजनेस कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। हमने बिजनेस कॉम्बिनेशंस की बात करी, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है सर, गुडविल आ गई मान लो आपकी 100 रुपीज, समझ लो, एंड ये इनकम टैक्स के लिए छूटेबल है। आप इसको 100 रुपए का जो गुडविल आई है, आप इसका एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में कर लो क्लेम, ले लो उसकी डिडक्शन,
लेकिन दोस्तों जो हमारा इंडियस 12 क्या बोलता है, डेफर्ड टैक्स कब बनेगा, व्हेन देयर इज अ टेम्परेरी डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। दोस्तों यहाँ पे तो टेम्परेरी डिफरेंस है ही नहीं, ये तो परमानेंट बन गया। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंपनी एक्ट के अंदर, कैरिंग अमाउंट के अंदर ये चीज कभी भी एमोटाइज नहीं हो सकती, हमें पता है। इंडियस 38 साफ साफ बोलता है गुडविल कभी एमोटाइज हो ही नहीं सकती। जब गुडविल कभी एमोटाइज हो ही नहीं सकती, फिर तो ये बात हो गई हर साल इस पे 100% पे 30% रेट है, 100 पे 30, 130 बना दो, अगले साल फिर 30 ठोको, अगले साल फिर 30 ठोको। दोस्तों 100 रुपए गुडविल की वैल्यू 20 साल में ये 500 रुपए 600 रुपए पहुंच जाएगी, तो कोई सेंस नहीं बनता। दिस इज द परमानेंट डिफरेंस। तो गुडविल पे इंडिविजुअल का डेफर्ड टैक्स नहीं बनेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन है एंड अगर उसमें कोई टेम्पररी है डिफरेंस किसी और असेट्स का है, किसी लाइबिलिटी का, जो भी डेफर्ड टैक्स आएगा वो कहां से एडजस्ट होगा, या तो गुडविल से या गेन ऑन बार्गेन परचेज से। दोस्तों तो यही क्वेश्चन है दोस्तों, यही वो सवाल है, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन एक पॉइंट का चेंज था बस। डेफर्ड टैक्स करो भाई, रेट कितनी है 25%। भाई एक बात बताओ, कैरिंग अमाउंट 510 थी, फेयर वैल्यू 500 है अपनी, दिस इज योर टैक्स बेस, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं मानता किसी फेयरफुल वैल्यू को। दिस इज कैरिंग अमाउंट। भाई इनकम टैक्स में 510 है, यहाँ 500 है, 10 का टेम्परेरी डिफरेंस, मतलब डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा 150 130, डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा, डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा, मतलब ये 45 पे डेफर्ड टैक्स असेट बन जाएगा, 45 का 25% जो बनेगा ये गुडविल के अंदर एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी फाइनल अमाउंट ऑफ गुडविल आ जाएगी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो ये ऐसे था ये सवाल। ये 13 दोस्तों फिर से पेज रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। अगला दोस्तों है इंडियस 41 का। दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है आईसीआर मटेरियल का। इंडियस 41 दोस्तों सेम है, जस्ट फिगर चेंज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोलता, आपको पता है कि इंडियस 41 के अंदर कैसे करते हो, चाहे वो इनिशियल हो चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, कैसे करते हो आप मेजर करते हो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। आपको पता है आपने 100 गोल्ड खरीदी जिसकी वैल्यू मार्केट में कितनी थी 10 लाख रुपीज, ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी थी 2%। दोस्तों क्या एंट्री होगी, दोस्तों एंट्री बताओ दोस्तों। कैश कितना जेब से गया 10 लाख, गोट आपकी बैलेंस शीट में कितनी बुक होंगी, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। 10 लाख की सेल करी भाई, 2% आपका जाएगा P&L में लॉस 20,000 रुपए का, एंड 9 माइनस करो 980 यहां पे आ जाएगी आपकी, ठीक है। ओके अगला क्या बोलता भाई, गोट फेयर वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 10 to 9, 10 लाख से वो 9 लाख आ गई, मतलब कि 1 लाख रुपए कम हो गई। अब 1 लाख रुपए कम होगी दोस्तों, मतलब फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, 1 लाख कम हो गया तो 2,000 रुपए कॉस्ट भी तो होगी उसकी, तो 98,000 रुपीज यहां से बुक हो जाएगा। एंट्री क्या होगी, एंट्री दोस्तों ये हो जाएगी गोट 98,000, फिर से लॉस आ जाएगा 98,000। ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान था, काफी अच्छा भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ग्रेट। अगला भाई शानदार सवाल है, 6 का है, मतलब क्या सवाल पूछ रहे हैं, 5 नंबर का, लेकिन अच्छा सवाल है दोस्तों। क्या बोलता है, 1 अप्रैल 19 को एक एंटिटी ने क्या परचेज किया, ऑफिस ब्लॉक परचेज किया फॉर 50 लाख का, एंड एक और टैक्स पे किया लीगल कॉस्ट का 2,500 50,000 का, ये ऐड कर दो क्योंकि मेन एक्सपेंडिचर है। 19 के अंदर दोस्तों एंटिटी बोलती है हम बिल्डिंग को एक और छत बना रहे हैं, स्टोरी बना रहे हैं, 1 लाख रुपए दोस्तों बिल्डिंग प्लान का था, ऐड करो उस कॉस्ट के अंदर। 10 लाख रुपीज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है जिसके अंदर 60,000 के रिफंडेबल टैक्स है, तो 10 लाख माइनस 60,000 कितने 9,40,000 रुपए ऐड हो जाएंगे इस कॉस्ट के अंदर, एंड 40,000 रुपए एबनॉर्मल वेस्ट है दोस्तों, ऐड करने की जरूरत नहीं है। दिस इज योर, आपका कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा आपका, दिस इज लॉस, ये आपकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कहता जब बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो गई, वाज कंप्लीटेड, कब कंप्लीट होगी, अक्टूबर 1 को, ध्यान देखना कब कंप्लीट होगी बिल्डिंग, 1 अक्टूबर को, मतलब एक तो ये स्टोरी थी पहले, फिर एक और बन गई, ठीक है। ओके, द एंटिटी रेंट, ये वाला फ्लोर रेंट पे दे दिया, किसको दे दिया, सब्सिडरी को, अपनी सब्सिडरी को अंडर ऑपरेटिंग लीज, मतलब भाई उस कंपनी के लिए, मेरी मान लो मेरी कंपनी है, मान लो मैं होल्डिंग कंपनी हूं, होल्डिंग कंपनी ने ये फ्लोर रेंट पे दे दिया सब्सिडरी कंपनी को, मेरे स्टैंड अलोन बुक्स के अंदर होल्डिंग कंपनी की ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, आईपी बन जाएगी, आईपी बन जाएगी, क्योंकि आईपी क्या होती है, इट इज ओनली अ लैंड और बिल्डिंग, तो ये आईपी बन जाएगी। हमारा मेन पर्पस क्या था, रेंट कमाना।
द सब्सिडरी ने, ठीक है, रूल्स यूज कर लिया। एंड अगर सब्सिडरी की बात करूं दोस्तों, तो सब्सिडरी के लिए प्रॉपर्टी बन जाएगी लीज के अंदर, राइट टू यूज असेट एंड लीज की आपकी स्टार्ट हो जाएगी एप्लीकेबिलिटी। द एंटिटी केप्ट फर्स्ट फ्लोर, ये एंटिटी जो मेरी होल्डिंग कंपनी है इसने एडमिन के लिए यूज कर लिया, मतलब ये पार्ट बन जाएगा इंडिया 16 के अंदर। ओके, इक्वल वैल्यू। हाउ द एंटिटी विल अकाउंट अब इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने शो कर दिया। जो इसकी इनकम आएगी कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका जो आएगा डेप्रिसिएशन, इसका भी तो आएगा डेप्रिसिएशन। और सब्सिडरी के लिए दोस्तों ये क्या बन जाएगी, लीज बन जाएगी एज पर इंडिया 116। ओके दोस्तों, अब क्या पूछा है भाई, डिस्कस हाउ द अबव बिल्डिंग विल बी इन सीएफएस एंड स्टैंड अलोन। अगर सीएफएस की बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना, सीएफएस की बात करूं दोस्तों, मेरी एक होल्डिंग, मेरी सब्सिडरी कंपनी को क्या दी मैंने, आईपी दे दी। अब भाई अगर सीएफएस का मतलब क्या होता है, मैं वो कंपनी एक ही है, मैं वो कंपनी एक ही है, मैं वो कंपनी एक ही है, मैंने अपनी कंपनी को थोड़ी दूंगा रेंट पे। तो मैं क्या यूज करूंगा कि मेरी पूरी बिल्डिंग मेरी खुद के लिए यूज हो रही है, मेरी पूरी बिल्डिंग मेरी खुद के लिए यूज हो रही है। तो सीएफएस के अंदर दोस्तों ये पूरा का पूरा दोनों फ्लोर क्या बन जाएंगे, पीपीई बन जाएगा। सीएफएस के अंदर दोनों फ्लोर क्या बन जाएंगे, पीपीई बन जाएंगे दोस्तों। तो ये पॉइंट था, अच्छा सवाल था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आईसीआई की शानदार बात है दोस्तों। भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडिया 32 का सवाल पूछा है कि ये इक्विटी है या लाइबिलिटी है। देखो भाई, ज्वेल लिमिटेड एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन टू परचेज 1000 ग्राम ऑफ की है, 15 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या बोलता है कि मैं ऐसा आपको दूंगा पैसा। द ट्रांजैक्शन क्या बोलती है, provides for a price payable which is equal to market value of 1000 grams of platinum। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे चाहिए 1000 ग्राम का क्या, ये चीज चाहिए प्लेटिनम। कब किया, 15 तारीख को। अब मैं क्या पे करूंगा, मैं बोलता हूं कि भाई मैं तेरे को पे कर दूंगा ऐसा प्राइस जो तेरी मार्केट वैल्यू होगी, कब, 15 अप्रैल को। एंड वो प्राइस जो पैसा पे करूंगा वो किस में पे करूंगा, सेटल्ड बाय सच नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमें नहीं पता उस टाइम का क्या प्राइस होगा, कहता जो भी होगा प्राइस 100 रुपए के हिसाब से शेयर कर लूंगा। क्या कोई अमाउंट फिक्स है, क्या कोई शेयर फिक्स है, भाई फिक्स टू फिक्स टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो दिस इज 100% लाइबिलिटी। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि दिस इज अ लाइबिलिटी कंपोनेंट। ओके दोस्तों, तो अगला पार्ट है भाई सी पार्ट दोस्तों, ये आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो इन द केस ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज की बात करता है। वो बोलता है कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आपको कैश फ्लो जब बना, जिस दिन बना, एट द डेट ऑफ कैश फ्लो, उस दिन की रेट यूज करनी पड़ेगी। जिस दिन बना उस दिन की आपको रेट यूज करनी पड़ेगी। जो भी अंदर के आपस के एक्सचेंज गेन लॉस है उसको कैश फ्लो नहीं मानता, कहते छोड़ो भाई। और अगर कोई ऐसा गेन लॉस आ गया जिससे कैश फ्लो इंपैक्ट हो रहा है, तो उसको आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज के लिए वही चीज है, कहता भाई क्या बोलती है, बाहर की थी ब्रांच यूएसए के अंदर, बैंक अकाउंट था, बैलेंस था 7000 यूएसडी, ठीक है, बैंक अकाउंट में। ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर इन द फाइनेंशियल ईयर 19-20 जेल लिमिटेड एक्वायर कंप्यूटर इन द यूएसए ऑफिस फॉर यूएसडी 280, सेम डे पे कर दिया, कोई अदर ट्रांजेक्शन नहीं थी भाई 19-20 को। तो भाई आप बात बताओ, जिस दिन कैश फ्लो बना उस दिन ही होगा दोस्तों। एक्सचेंज बिटवीन आगे प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20 एज पर एलिमेंट इंडिया एंड आल्सो शो द फॉरेन एक्सचेंज प्रोबेबिलिटी। क्या बोलता है भाई, देखो हमने सेम डे पे कर दिया भाई, अब उसको अपने इंडिया में लेके आएंगे, उस चीज को अपने इंडिया में लेके आएंगे, तो कब रेट यूज होगी, 31 मार्च 2020 की रेट यूज हो जाएगी। जो भी इन दोनों में एक्सचेंज लॉस होगा वो कैश फ्लो नहीं मानता, उसको कैश फ्लो छोड़ देता है। अब आता है डी क्वेश्चन दोस्तों, आरटीपी नवंबर 20 का बहुत आसान सवाल। क्या बोलता है कि 1 अप्रैल 19 के अंदर बैंक लिमिटेड ने एक्वायर्ड के 35% इंटरेस्ट इन डिग लिमिटेड एंड अचीव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब इंडिया 28 अप्लाई करा दिया। द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपए। डिग लिमिटेड के पास एन है 5.5, लेकिन फेयर वैल्यू बढ़ गई 6.5 लाख, और इसके अंदर ये ऑलरेडी उसने 3 लाख की इन्वेस्टमेंट। अब देखो दोस्तों 3 लाख की इन्वेस्टमेंट, ओके भाई कितने थे, 6.5 लाख। कितने थे भाई, 6.5 लाख। कितना शेयर था भाई, 35%। करो, मतलब इतनी होनी चाहिए ना। ये आ रही है भाई 227500 माइनस करो 3 लाख, मतलब ये 72,500 की क्या है, गुडविल है। आपको यहाँ पे लिखना 3 लाख ही है, लेकिन आपको साइड में नोट्स में शो करना पड़ेगा इंक्लूड्स गुडविल ऑफ 72,500। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों,
कोई दिक्कत नहीं है। 3 लाख की गुडविल दोस्तों, ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कोई नहीं। फेयर वैल्यू हो गई 1 लाख हो, इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है और हमारा हमने ऑलरेडी इंपैक्ट यहाँ पे इसका ले चुके हैं हम डेट ऑफ एक्विजिशन पे। अब भाई ये बात बताओ, जो ये 1 लाख रुपए वैल्यू बढ़ी, जो ये 1 लाख रुपए वैल्यू बढ़ी, द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हैव अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर्स। कब एक्वायर किया? 1 अप्रैल 19 को, 8 साल की लाइफ है। मतलब 1 लाख रुपए जो इंक्रीज वैल्यू बढ़ी उस पे क्या आएगा? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, जो हमारे जो प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं है तो माइनस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। कितना? 1 लाख वैल्यू बढ़ी, कितने साल का? 8 ईयर्स डिवाइड बाय अपना हिस्सा कितना है? 35% का, खत्म बस। 1 साल का आ जाएगा ना, ये आ जाएगा दोस्तों 4375 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ओके दोस्तों, ठीक है। एंड प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख। भाई ऐड कर दो 1 लाख का 35% हमारा 35,000 और एंड पेड अ डिविडेंड ऑफ 11,000 आउट ऑफ दिस प्रॉफिट। भाई जो पे किया डिविडेंड माइनस कर दो 11,000 का 35% हमारा हिस्सा है ना दोस्तों, 3850 माइनस कर दो भाई यहां से। और क्या बोलते हैं कि डिग लिमिटेड आल्सो हैज रिकॉग्नाइज्ड द लॉस ऑफ 15,000 रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट। लॉस भी माइनस करो इसका, 15,000 का 35% 5250। दोस्तों ये वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करके आपकी, क्वेश्चन सोल्व फटाक। ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जनवरी 2021 का पेपर। दोस्तों ये चीज अब क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं इसमें, ये ध्यान रखने वाली मेन बात दोस्तों की अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। एंड आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मई 21 वालों आपके लिए बात है, आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों पेपर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही अच्छा है। एंड ऑल द वेरी 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 बेस्ट। टेक केयर, आपका दोस्त कार्तिक जिंदल। बाय दोस्तों।